नमस्कार और स्वागत है आपका। और आज हम एक काफ़ी दिलचस्प चीज़ पर गौर कर रहे हैं। ये असल में एक YouTube वीडियो बनाने के लिए तैयार की गई एक रूपरेखा है। हाँ, एक आउटलाइन। बिल्कुल। और इसका विषय ऐसे हाई इनकम स्किल्स, मतलब ऐसे कौशल जिनसे अच्छी कमाई हो सकती है और जिन्हें कोई अपनी 20s में, मतलब 20-25 साल की उम्र में सीख कर आगे चलकर काफ़ी फायदा उठा सकता है। हाँ, और ये विचार अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, हम्म, खासकर उस उम्र में जब लोग अक्सर अपना रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। सही। 20s का दशक सिर्फ कॉलेज या पहली नौकरी का नहीं, बल्कि ये वो वक्त है जब आप वो नींव रखते हैं जिस पर आपका पूरा कैरियर बन सकता है। बिल्कुल। इस रूपरेखा का, मतलब इस आउटलाइन का जो सेंट्रल आइडिया है वो यही है कि 20s की उम्र जो है वो खुद में इन्वेस्ट करने का एक सुनहरा मौका है। हाँ, एक गोल्डन पीरियड। हाँ। मतलब लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल फ्रीडम और करियर में तरक्की की संभावनाएं खोलते हैं। रूपरेखा में इस बात पर भी जोर है कि भाई बहुत से लोग इस कीमती वक्त को शायद उतना सीरियसली नहीं लेते। हाँ, निकल जाता है। हाँ, सोशल मीडिया स्क्रॉल करने या वेब सीरीज देखने में निकाल देते हैं। और यही बात इसे इतना स्ट्रेटेजिक बनाती है। मतलब क्यों 20s में डिग्री या सर्टिफिकेट के साथ साथ स्किल्स पर ध्यान देना इतना ज़रूरी है? क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल क्षमताएं हैं, ये आपको मार्केट में सीधे तौर पर वैल्यूएबल बनाती हैं, ये आपको अडेप्टेबल बनाती हैं। मतलब आप किसी भी सिचुएशन में ढल सकते हैं, चाहे इकोनॉमी कैसी भी हो। सही बात है। ये भविष्य के लिए एक मजबूत, एक लचीला ढांचा बनाने जैसा है। तो इस आउटलाइन में कौन से खास स्किल्स की बात की गई है जिन पर आज हम थोड़ी गहराई से बात करेंगे? देखिए, इस गाइड के हिसाब से हम 5 मेन स्किल्स पर फोकस करेंगे। पहला, डिजिटल मार्केटिंग, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग, तीसरा कॉपीराइटिंग, चौथा पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन, और पांचवा सेल्स यानी बिक्री। ओके। और हाँ, साथ में कुछ बोनस स्किल्स का भी जिक्र है, उन पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। तो तैयार हैं इस विश्लेषण के लिए? जरूर जरूर। तो चलिए पहले स्किल से शुरू करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग। आजकल इसकी बहुत चर्चा है, हर कोई बात कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। रूपरेखा बताती है कि इसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट, एसईओ यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और पेड एडवर्टाइजिंग जैसी चीजें शामिल हैं। और लॉजिक ये है कि हर बिजनेस को ग्राहक चाहिए। हाँ, कस्टमर्स तो चाहिए ही। और डिजिटल मार्केटर उन्हें ऑनलाइन दुनिया में ढूंढने और लाने में मदद करते हैं। और यहीं पर ये एक हाई इनकम स्किल बन जाता है। देखिए, आज के ज़माने में लगभग हर बिजनेस, छोटा हो या बड़ा, उसकी ऑनलाइन प्रेजेंस है या होनी चाहिए। बिल्कुल। पर सिर्फ ऑनलाइन होना काफ़ी नहीं है, ग्राहकों तक पहुंचना ज़रूरी है। डिजिटल मार्केटर क्या करते हैं? वो बिजनेसेस को उनकी टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। ये सिर्फ एड चलाना नहीं है, इसमें डेटा एनालिसिस है, स्ट्रैटेजी बनाना है, कस्टमर साइकोलॉजी को समझना है, काफ़ी कुछ है। अच्छा। रूपरेखा में फ्रीलांसिंग के मौक़ों का जिक्र है, जैसे किसी नए स्टार्टअप के लिए लीड्स जनरेट करना या किसी इन्फ्लुएंसर के सोशल मीडिया कैंपेन संभालना। हाँ, ये तो काफी कॉमन हो गया आजकल। बिल्कुल। और यहाँ कमाई की संभावना इसलिए ज़्यादा है क्योंकि आप सीधे सीधे किसी कंपनी के रेवेन्यू पर असर डाल रहे होते हैं। अच्छा, मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट। हाँ, डायरेक्ट इम्पैक्ट। आप रिजल्ट्स दिखा सकते हैं और बिजनेस उन रिजल्ट्स के लिए अच्छा पैसा देने को तैयार रहते हैं। असल बात यह है कि डिजिटल मार्केटिंग ने छोटे बिजनेसेस के लिए भी, मतलब ग्लोबल लेवल पर compete करने का दरवाजा खोल दिया है, जो पहले मुश्किल था। सही। समझना है। ये दिलचस्प है कि आप इसे सीधे रेवेन्यू से जोड़ रही हैं। तो क्या ये सिर्फ एड्स चलाने या सोशल मीडिया पोस्ट करने तक ही सीमित है, या इसमें और भी कुछ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा आपने कहा, इसमें एसईओ भी है, मतलब अपनी वेबसाइट को गूगल जैसे सर्च इंजन पर ऊपर लाना, ताकि लोग बिना ऐड के भी आपको ढूंढ सकें। हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक जिसे कहते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक ट्रैफिक। फिर ईमेल मार्केटिंग है, कंटेंट मार्केटिंग है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है और ये लगातार बदलता रहता है, तो सीखते रहना भी बहुत जरूरी है इसमें। समझ गया। तो ये हुई दिखने की बात। अब अगर बात करें बनाने की शक्ति की, तो अगला स्किल है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या कोडिंग। हाँ, कोडिंग। रूपरेखा में पाइथन, जावास्क्रिप्ट या जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जिक्र है, जिनका इस्तेमाल करके मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स या SaaS यानी सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। आजकल तो हम टेक से इतने घिरे हैं कि हाँ, इसका महत्व तो शायद बताने की जरूरत नहीं। सही। हाँ, लेकिन महत्व सिर्फ इसलिए नहीं है कि टेक्नोलॉजी हर जगह है। इसकी असली वैल्यू, जैसा रूपरेखा इशारा करती है, इसकी यूनिवर्सल डिमांड और क्रिएटिव पोटेंशियल में है। अच्छा। कैसे? देखिए, दुनिया की हर इंडस्ट्री को आज सॉफ्टवेयर की जरूरत है। हेल्थ केयर से लेकर एंटरटेनमेंट तक, एजुकेशन से लेकर फाइनेंस तक, हर जगह। और एक डेवलपर के तौर पर आपके पास कई रास्ते होते हैं।
आप किसी बड़ी टेक कंपनी में जॉब कर सकते हैं, आप इंडिपेंडेंटली फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं, या फिर, और ये बहुत एक्साइटिंग है, आप अपना खुद का सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाकर बेच सकते हैं। अपना प्रोडक्ट, वाह। हाँ, तो ये सिर्फ कोड लिखना नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, ये कुछ नया बनाने की क्षमता है, ये आपको सिर्फ कंज्यूमर से क्रिएटर बनने की ताकत देता है, यही इसे इतना वैल्यूएबल बनाता है। लेकिन इसमें घुसना, मतलब शुरुआत करना, बहुत मुश्किल नहीं लगता? क्या इसके लिए कोई खास बैकग्राउंड चाहिए होता है, इंजीनियरिंग वगैरह? ये एक आम धारणा है, बिल्कुल। जबकि फॉर्मल एजुकेशन हेल्प कर सकती है, नो डाउट। पर आज ऑनलाइन इतने सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कोडिंग बूट कैंप्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, कम्युनिटीज हैं, कि कोई भी अगर लगन हो तो इसे सीख सकता है। तो डिग्री से ज्यादा स्किल पर फोकस है। हाँ, रूपरेखा का जोर प्रैक्टिकल स्किल पर है, सिर्फ डिग्री पर नहीं। जरूरी है शुरू करना और लगातार प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, हमने डिजिटल दुनिया में दिखने, मार्केटिंग और बनाने, कोडिंग की बात की, पर इन सब के पीछे शब्दों का जादू भी तो है। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर हमारा तीसरा स्किल आता है, कॉपीराइटिंग। रूपरेखा इसे बहुत सिंपल तरीके से बताती है, बेचने वाले शब्द लिखना। हाँ, सुनने में कितना आसान लगता है। ना, पर हर विज्ञापन, वेबसाइट का लैंडिंग पेज, ईमेल कैंपेन, सोशल मीडिया पोस्ट, इन सबको ऐसे शब्दों की जरूरत होती है जो पढ़ने वाले को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। और ये सुनने में जितना सिंपल लगता है, उतना ही पावरफुल है। इसकी पावर इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट में है। अच्छे शब्द सीधे सेल्स बढ़ा सकते हैं, ब्रांड बना सकते हैं, लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। रूपरेखा में फ्रीलांस कॉपीराइटर्स के लिए $50 से $200 प्रति घंटे तक की रेट्स का जिक्र है। $200 प्रति घंटा? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ज्यादा है। अब सवाल उठता है, इतनी ऊंची रेट्स क्यों? क्योंकि एक बेहतरीन कॉपीराइटर कंपनी के लिए सीधा मुनाफा कमा कर देता है। ये सिर्फ सुंदर वाक्य लिखना नहीं है। तो फिर क्या है? ये टारगेट ऑडियंस की जरूरतों और इच्छाओं को समझना है, साइकोलॉजी का इस्तेमाल करना है और उन्हें यकीन दिलाना है कि आपके पास उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। लेकिन क्या ये रेट्स जैसे $200 प्रति घंटा, ये शुरुआती लोगों के लिए रियलिस्टिक हैं, या रूपरेखा यहाँ शायद टॉप लेवल की बात कर रही है? और क्या ये वाकई बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू किया जा सकता है, जैसा वो दावा करती है? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, $200 प्रति घंटा निश्चित रूप से एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस के साथ आता है। शुरुआत में रेट्स कम होंगे, जाहिर है। हाँ, वो तो है। लेकिन रूपरेखा का पॉइंट ये है कि इसमें कमाई की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हाँ, पैसों का बड़ा इन्वेस्टमेंट शायद ना हो, लेकिन समय और मेहनत का इन्वेस्टमेंट तो भरपूर लगता है। अच्छा, टाइम और एफर्ट। बिल्कुल। आपको पढ़ना होगा, महान कॉपीराइटर्स के काम को एनालाइज करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, फीडबैक लेना होगा। तो जीरो मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट हो सकता है, पर जीरो एफर्ट इन्वेस्टमेंट नहीं। सही बात। अच्छी बात यह है कि आप छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करके धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो और रेट्स बढ़ा सकते हैं। ये क्लैरिफिकेशन जरूरी था। चलिए अब चौथे स्किल पर आते हैं, पब्लिक स्पीकिंग और कम्युनिकेशन। रूपरेखा का ये आइडिया मुझे वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि किसी भी करियर में अच्छा कम्युनिकेशन आपको बाकियों से अलग खड़ा कर सकता है। बिल्कुल। आप टेक्निकली कितने भी अच्छे क्यों ना हो, अगर आप अपने आइडियाज को क्लियरली और असरदार तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते तो आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ हाई इनकम का कनेक्शन इन्फ्लुएंस और लीडरशिप से आता है। रूपरेखा सही कहती है कि लीडर्स को अक्सर इसलिए ज्यादा पेमेंट मिलती है क्योंकि उनमें लोगों को इंस्पायर करने, पर्सुएड करने और एक डायरेक्शन में ले जाने की काबिलियत होती है। अच्छा। पब्लिक स्पीकिंग सिर्फ स्टेज पर खड़े होकर बोलना नहीं है। ये मीटिंग्स में कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखना है, अपनी टीम को मोटिवेट करना है, क्लाइंट्स के साथ ट्रस्ट बनाना है, कॉम्प्लेक्स आइडियाज को सिंपल बनाना है। ये तो हर जगह काम आता है। हर जगह। ये स्किल आपको विजिबिलिटी देता है। जिन लोगों को सुना जाता है उन्हें अक्सर लीडरशिप रोल्स के लिए चुना जाता है, और उन रोल्स में रेम्यूनरेशन मतलब सैलरी या कमाई ज्यादा होती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये स्किल मुख्य रूप से उन लोगों के लिए है जो नेचुरली एक्सट्रोवर्ट हैं, जो बहुत बोलते हैं? ये एक और कॉमन मिथ है। कई सक्सेसफुल स्पीकर्स इंट्रोवर्ट होते हैं। अच्छा। हाँ, अच्छा कम्युनिकेशन टेक्निक और प्रैक्टिस का मामला है, सिर्फ पर्सनालिटी का नहीं। तैयारी, स्ट्रक्चर और अपने ऑडियंस को समझना ये ज्यादा जरूरी है। रूपरेखा में इससे जुड़े करियर पाथ्स का भी जिक्र है, जैसे कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना, कोच बनना, या यहाँ तक कि यूट्यूब या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर एक इन्फ्लुएंशियल आवाज बनना। ये सभी रास्ते अच्छी इनकम जनरेट करने का पोटेंशियल रखते हैं। दिलचस्प।
और 5वां मेन स्किल है सेल्स यानी बिक्री। सेल्स, हाँ। रूपरेखा खास तौर पर हाई टिकट सेल्स का जिक्र करती है, यानी महंगी चीजें या सर्विसेज बेचना। यहाँ बात यह है कि अगर आप एक दो बड़ी डील्स भी क्लोज करते हैं तो कमीशन हजारों में हो सकता है, भले ही आपने महीने में कम आइटम्स बेचे हों। सही। ये वॉल्यूम के बजाय वैल्यू पर फोकस है। हाँ, वैल्यू पर। हाँ, और सेल्स एक ऐसा स्किल है जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं या शायद थोड़ा डरते भी हैं इससे। हाँ, सेल्समैन वाली इमेज। हाँ, वो एक इमेज है, लेकिन सच तो ये है कि लगभग हर सक्सेसफुल बिजनेस की रीढ़ मतलब बैकबोन मजबूत सेल्स होती है। इसमें मेन क्षमताएं क्या हैं? रूपरेखा के अनुसार ये सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स बताना नहीं है, तो क्या है? बल्कि ये पर्सुएजन की कला है, मतलब लोगों को समझाना बुझाना, ये नेगोशिएशन का स्किल है, और सबसे बढ़कर ये लोगों के साथ रियल रिलेशनशिप बनाने की काबिलियत है। रिलेशनशिप बनाना? हाँ, सेल्स में? हाँ, बिल्कुल। एक अच्छा सेल्स पर्सन कस्टमर की जरूरत को गहराई से समझता है और फिर उसे एक सोल्यूशन के रूप में प्रेजेंट करता है। बिक्री को लेकर अक्सर एक नेगेटिव धारणा भी होती है, जैसे लोगों पर प्रेशर डालना। रूपरेखा इस बारे में कुछ कहती है? रूपरेखा सीधे तौर पर इस धारणा पर तो कमेंट नहीं करती, लेकिन रिलेशनशिप बनाने पर जोर देना महत्वपूर्ण है। मॉडर्न और इफेक्टिव सेल्स प्रेशर डालने के बारे में नहीं, बल्कि सलाह देने और मदद करने के बारे में है। अच्छा, कंसल्टेटिव सेलिंग जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं। जब आप वाकई कस्टमर की मदद करते हैं तो ट्रस्ट बनता है और बिक्री ज्यादा नेचुरली होती है। और जैसा कि रूपरेखा बताती है, चाहे वो रियल एस्टेट हो, सॉफ्टवेयर हो, मेडिकल इक्विपमेंट हो या कंसल्टिंग सर्विसेज, अच्छे एथिकल सेल्स पर्सन की डिमांड हमेशा रहती है, क्योंकि वो सीधे कंपनी की ग्रोथ को ड्राइव करते हैं। समझ गया। तो ये थे मुख्य 5 स्किल्स। इनके अलावा रूपरेखा में कुछ बोनस स्किल्स का भी जिक्र है, इन्हें तेजी से देख लेते हैं। हाँ, पहला है डेटा एनालिसिस। आजकल कंपनियां डेटा के आधार पर डिसीजन लेना चाहती हैं, इसलिए जो लोग इस डेटा से मतलब निकाल सकें, उनकी जरूरत है। बिल्कुल। ये डेटा ड्रिवन वर्ल्ड की सीधी मांग है। कंपनियां जानना चाहती हैं कि उनके कस्टमर क्या चाहते हैं, मार्केट में क्या ट्रेंड्स हैं, उनके कैंपेन कितने इफेक्टिव हैं। इन सब सवालों के जवाब डेटा में छिपे होते हैं। सही। दूसरा बोनस स्किल है UI UX डिजाइन, यानी यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन। रूपरेखा कहती है कि हर ऐप और वेबसाइट को इसकी जरूरत होती है। हाँ, इसका मतलब है कि कोई डिजिटल प्रोडक्ट न सिर्फ दिखने में अच्छा लगे UI, बल्कि इस्तेमाल करने में भी आसान, इंट्यूटिव और प्लेजेंट हो। UX मतलब चलाने में मजा आए। बिल्कुल। हमारी डिजिटल डिपेंडेंसी बढ़ने के साथ खराब डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स के लिए कोई जगह नहीं बची है। अच्छा UX एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। और तीसरा बोनस स्किल है वीडियो एडिटिंग और कंटेंट क्रिएशन। YouTube, TikTok, Instagram रील्स, इन सब के चलते इसकी मांग बहुत बढ़ गई है। निश्चित रूप से ये क्रिएटर इकोनॉमी का जमाना है। इंडिविजुअल्स और ब्रांड्स दोनों ही ऑडियंस से जुड़ने के लिए लगातार वीडियो कंटेंट बना रहे हैं। इसलिए जो लोग इस कंटेंट को एडिट करके एंगेजिंग बना सकते हैं, उनकी भारी डिमांड है। हाँ, ये तो दिखता है। ये सभी बोनस स्किल्स आज के डिजिटल और डेटा सेंट्रिक ट्रेंड्स को दिखाते हैं। ठीक है, तो हमने इन सभी स्किल्स पर काफी विस्तार से बात की। डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग, कॉपीराइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, सेल्स और कुछ बोनस स्किल्स भी। जानकारी काफी ज्यादा हो गई है। हाँ, थोड़ी है। तो अब सवाल ये उठता है, इस सब का निचोड़ क्या है? मतलब कोई कैसे तय करे कि इनमें से कौन सा स्किल सीखना उनके लिए सही रहेगा? इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये सबसे जरूरी सवाल है और यहीं पर रूपरेखा का जो मेन मैसेज है वो सामने आता है। मैसेज ये नहीं है कि हर किसी को ये सारे स्किल्स थोड़े-थोड़े सीखने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, असल में रूपरेखा इसके ठीक उलट सलाह देती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी रुचि, अपने नेचुरल टैलेंट और मार्केट की डिमांड को देखते हुए किसी एक स्किल को चुनें और फिर उसमें गहराई तक जाएं। उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करें। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स नहीं, मास्टर ऑफ वन। बिल्कुल। बजाय इसके कि आप 5 चीजों में एवरेज हों, एक चीज में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने। याद है, हमने शुरू में मजबूत नींव बनाने की बात की थी। हाँ। एक स्किल में गहरी एक्सपर्टीज हासिल करना उस नींव का सबसे जरूरी पत्थर है। ये आपको मार्केट में एक खास पहचान और वैल्यू देता है। और चुनने का तरीका कोई कैसे चुने? रूपरेखा इस पर कोई गाइडेंस देती है? रूपरेखा सीधे तौर पर कैसे चुने का कोई फॉर्मूला तो नहीं देती, पर इशारा जरूर करती है।
शायद ये सोचने वाली बात है कि आपकी रुचि किस तरह के काम में है। क्या आपको टेक्नोलॉजी और लॉजिक पसंद है तो शायद कोडिंग, डेटा एनालिसिस। क्या आप लोगों को समझाने और इन्फ्लुएंस करने में अच्छे हैं तो सेल्स, कॉपीराइटिंग, मार्केटिंग। क्या आपको क्रिएटिव एक्सप्रेशन पसंद है तो कंटेंट क्रिएशन, डिजाइन, कॉपीराइटिंग। क्या आप प्रॉब्लम सॉल्व करने में एंजॉय करते हैं तो कोडिंग, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस। मतलब खुद को जानना जरूरी है। हाँ, अपने पर्सनालिटी और इंटरेस्ट को इन स्किल्स के नेचर से मिलाने की कोशिश करना एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। और ये उस बात से भी जुड़ता है जो रूपरेखा ने टाइम वेस्ट करने वाली एक्टिविटीज की तुलना में कही थी, स्क्रॉलिंग वगैरह। बिल्कुल। रूपरेखा में जो सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग या बिंज वॉचिंग का जिक्र है, वो असल में शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन वर्सेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बीच का चुनाव है। 20s की उम्र में थोड़ा डिसिप्लिन, थोड़ा फोकस करके किसी एक स्किल पर टाइम लगाना शायद शुरुआत में उतना मजेदार ना लगे। हाँ, मेहनत तो लगती है। लेकिन कुछ सालों में इसका जो रिटर्न मिलता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, कैरियर के ऑप्शंस, कॉन्फिडेंस, वो कहीं ज्यादा टिकाऊ और संतोषजनक होता है। रूपरेखा का सार है, पिक वन स्किल, गो डीप एंड स्टिक विद इट। इस एक मंत्र में बड़ी ताकत छिपी है। तो कुल मिलाकर अगर हम इस YouTube स्क्रिप्ट की रूपरेखा का सार निकालें तो मैसेज ये है कि 20s का दशक महज मौज मस्ती या डिग्री लेने का टाइम नहीं है, बल्कि ये स्ट्रैटेजिकली स्किल डेवलपमेंट पर फोकस करने का एक बेशकीमती मौका है। हाँ, एक अहम मौका। और इस इन्वेस्टमेंट के जो फायदे हैं वो सिर्फ हाई इनकम तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भविष्य के लिए अवसरों के दरवाजे खोलता है, आपको ज्यादा एडेप्टेबल बनाता है और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। एकदम सही कहा आपने। और इसी बात पर श्रोताओं के लिए एक आखिरी विचार छोड़ते हैं जो इस रूपरेखा से थोड़ा आगे जाता है। जरूर। सिर्फ इनकम के नजरिए से ना देखें, बल्कि ये सोचें कि इनमें से किसी एक स्किल में मास्टरी हासिल करना आपके सोचने के तरीके को, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्षमता को या दुनिया को देखने के नजरिए को कैसे बदल सकता है। अच्छा, मतलब सिर्फ पैसा नहीं। हाँ, जैसे क्या कोडिंग में मास्टरी हासिल करना आपको जिंदगी के दूसरे एरिया में भी ज्यादा लॉजिकल, सिस्टमैटिक और स्टेप बाय स्टेप सोचने में मदद करता है। हो सकता है। क्या इफेक्टिव कॉपीराइटिंग सीखने से ह्यूमन साइकोलॉजी, मोटिवेशन और इमोशंस की गहरी समझ डेवलप होती है जो आपके पर्सनल रिश्तों या लीडरशिप में भी काम आ सकती है। हाँ, ये भी मुमकिन है। या क्या सेल्स में कामयाब होने के लिए जरूरी सुनने और सहानुभूति रखने का स्किल आपको एक बेहतर इंसान बनाता है। ये सोचने लायक बात है कि ये हाई इनकम स्किल्स हमें सिर्फ प्रोफेशनली ही नहीं बल्कि एक व्यक्ति के रूप में भी कैसे बेहतर बना सकते हैं।